आप सभी का स्वागत है टीचिंग एग्जाम विद रमा यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे स्मृति और विस्मृति के बारे में, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग के बारे में। ये सीटेट यूपी टेट, मुख्यतः यूपी टेट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्लास। आज हम लोग देखेंगे स्मृति क्या होता है, विस्मृति क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और इसकी परिभाषा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। स्मृति यानी मेमोरी। स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को अपने मस्तिष्क में मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन में संचित करता है। यानी हम जो कुछ भी हम लोग पहले पास्ट एक्सपीरियंस में सीखे रहते हैं वे हम अपने अचेतन मन में स्टोर करके रखते हैं। फिर जब हमें उस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे वर्तमान चेतन में लाने का प्रयास करते हैं। यदि हम वो पूर्व अनुभव का यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस जो हम लोगों का है, यदि हम लोग उसको वर्तमान चेतना में लाने में सफल होते हैं तो वही हमारी स्मृति कहलाती है। अब परिभाषा के द्वारा समझते हैं। परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार पहले सीखी जा चुकी बात का स्मरण करना। वही बात है जो हम लोग पहले अपने पूर्व अनुभव में जो चीज़ सीखे रहते हैं उसको स्मृति में लाना ही, स्मरण में लाना ही स्मृति कहलाता है। अगला परिभाषा है मैकडूगल के अनुसार स्मृति से तात्पर्य है अतीत की घटनाओं की कल्पना करना एवं पहचान लेना कि वह अपने अतीत कालीन अनुभव है। हम अतीत की घटनाओं का कल्पना करते हैं और उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये हमारा अतीत कालीन अनुभव है। स्मृति की परिभाषा के बाद आता है स्मृति के तत्व कौन कौन से हैं, यानी अंग क्या क्या है स्मृति का। तो स्मृति के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। पहला होता है लर्निंग, फिर रिटेंशन यानी धारण करना, फिर आता है पुनः स्मरण यानी रिकॉल करना किसी चीज़ को, फिर आता है पहचानना यानी रिकॉग्नाइजेशन। पहले हम किसी चीज़ को सीखते हैं, फिर उस चीज़ को सीखने के बाद उसे बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना चाहिए। फिर आता है रिकॉल यानी रिवाइज करके अचेतन मन से चेतन मन में ला सके। रिवाइज इसीलिए कोई भी चीज़ किया जाता है ताकि वो हमारे चेतन मस्तिष्क में बना रहे। फिर आता है पहचानना, अतीत के किसी व्यक्ति या वस्तु को पहचानना। जो चीज़ हम आज पढ़ रहे हैं उसको बाद में भविष्य में उसको पहचानते हैं कि ये हमारा अतीत का ज्ञान है। अब आता है स्मृति की अवस्थाएं कितनी हैं। तो स्मृति की 3 अवस्थाएं हैं। पहला है इनकोडिंग यानी कूट संकेतन, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा है रिट्राइव यानी पुनरुद्धार। तो पहला देखते हैं इनकोडिंग क्या है। चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं अर्थ के साथ यदि हम लोग किसी चीज़ को याद करते हैं, पढ़ते हैं तो वो चीज़ लंबे समय तक याद रहता है। फिर आता है स्टोरेज, एक समय सीमा तक उसे संग्रहण करना, यानी एक समय सीमा तक हमारे दिमाग में वो स्टोर हो जाता है। फिर रिकॉल या रिट्राइव करके ज़रूरत पड़ने पर हम याद कर लेते हैं, तो वही ज्ञान पुनः निर्माण में सहायता करता है किसी नए चीज़ को सीखने में। ये था लर्निंग स्मृति के तत्व थे जिसमें 4 तत्व है। लर्निंग यानी सीखना, रिटेन करना, पुनः स्मरण करना यानी रिकॉल करना या रिवीजन करना, फिर पहचानना, आवश्यकता पड़ने पे हम उस ज्ञान को अपने अचेतन मन से चेतन मन में लाने का प्रक्रिया है पहचानना। फिर आता है स्मृति की अवस्थाएं। तो हमने बताया कि 3 अवस्थाएं हैं। पहला है इनकोडिंग, दूसरा स्टोरेज, तीसरा है रिट्रीवर। अब अगला देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो मेमोरी से संबंधित हैं। स्मृति की व्यवस्थित अध्ययन हर्मन एलिंगहास द्वारा किया गया है, जो जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बताया है कि हर चीज़ न तो हम भूलते हैं और न ही हर चीज़ को भूलने की गति समान होती है। इनका मानना है हर चीज़ न तो हम भूलते हैं और न ही उस भूलने की गति समान रूप से होती है। शुरुआत में भूलने की गति तेज होती है, बाद में स्थिर हो जाती है। एटकिंसन और शिफ्रिन
1968 में स्मृति का मॉडल दिया इन्होंने अपना। देखते हैं कितने अवस्था हैं इस मॉडल के। पहला है अवस्था है सेंसरी यानी संवेदी स्मृति। इसका टाइम पीरियड होता है 1 सेकंड की अवधि से कम, जो आप इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। यानी एग्जाम्पल हो गया, कोई चीज़ तुरंत देखते हो, तुरंत हमारे माइंड में क्लिक करता है, तो 1 सेकंड तक ही हमारे मेमोरी में रहता है। इसीलिए इसको सेंसरी मेमोरी यानी संवेदी स्मृति कहा जाता है। अगला है शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसका स्टोरेज टाइम होता है 30 सेकंड के लिए। सेंसरी में देखा गया है कि 1 सेकंड का है, वहीं शॉर्ट टर्म में 30 सेकंड का देखा गया है। इसमें बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है। अगला है यानी कि तीसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दीर्घकालिक स्मृति, जो जीवन पर्यंत स्मृति में रहे यानी लाइफ लॉन्ग हमारे ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन रहे, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पे वो जानकारी हमें उस वक्त काम आ जाए। जैसे हम किसी का एनिवर्सरी डेट याद कर लेते हैं, बर्थडे याद कर लेते हैं, या कोई एग्ज़ाम से संबंधित कोई फैक्ट जब याद करते हैं तो एग्ज़ाम में हमारे काम आता है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला है स्मृति के प्रकार। स्मृति के बहुत सारे प्रकार हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है इमीडिएट मेमोरी यानी तत्कालिक मेमोरी। ये तुरंत याद करके सुना देना तत्कालिक स्मृति के उदाहरण। जैसे छोटे बच्चे कुछ भी याद करते हैं, अल्फ़ाबेट्स ABCD या काउंटिंग 1 2 3, तो वो तुरंत सुना देते हैं। उसमें भूलने का चांस अधिक होता है, इसीलिए इसको बेस्ट मेथड नहीं माना जाता है, बेस्ट टाइप नहीं है ये। फिर आता है परमानेंट मेमोरी, अस्थायी स्मृति इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी जानकारी बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहता है। फिर आता है तीसरा पर्सनल मेमोरी, व्यक्तिगत स्मृति, अपने कुछ पूर्व अनुभवों को याद करना। जैसे हम अपने कुछ पहले के एक्सपीरियंस अनुभव को याद करके किसी चीज़ को या घटना को देख करके अपने अनुभव से जोड़ करके उसको याद करते हैं, तो ये पर्सनल मेमोरी हो जाएगा। वहीं अगला है इम्पर्सनल मेमोरी। इसमें क्या होता है, मित्र या समाचार पत्र में किसी घटना के पूर्व अनुभवों को याद करना। इसमें क्या था, अपने अनुभवों से किसी घटना या चीज़ को देखकर अनुभव याद आ जाना। जैसे हम कोई चीज़ घटना देख रहे हैं तो हमें अपना व्यक्तिगत अनुभव याद आ जा रहा है कि ये चीज़ हमारे साथ पास्ट में हो चुका है। और इसमें इम्पर्सनल में क्या है कि ये मित्र या समाचार पत्र में किसी घटना के पूर्व अनुभवों को याद करना। जैसे कोई चीज़ है, इसमें हम लोग अपने अनुभव से किसी घटना को याद करते हैं। जैसे मित्र का कोई इंसिडेंट देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई अनुभव याद आ जाएगा। समाचार पत्र में कोई न्यूज़ निकला, उससे रिलेटेड कोई चीज़ अनुभव याद आता है इसमें। इसीलिए इसको इम्पर्सनल बोला जाता है, यानी दूसरों के अनुभव से अपना याद करना। और पर्सनल में होता है कि अपने दूसरे के अनुभव से अपनी व्यक्तिगत चीज़ें याद करना। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर करना ज़रूरी है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है पर्सनल मेमोरी और इम्पर्सनल मेमोरी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी, इसमें इच्छा से किसी घटना या तथ्य को याद कर पाना। जैसे परीक्षा में याद किए फैक्ट को रिकॉल करना परीक्षा में लिखते वक्त। अगला है पैसिव मेमोरी, बिना किसी प्रयास के अनुसार चीज़ें या घटनाएं याद आने लगती हैं। जैसे किसी फल को देख करके उसके स्वाद का याद आ जाना, जैसे आम देखकर उसके खट्टेपन के स्वाद का याद आना। अगला है रोट मेमोरी, इसमें सिर्फ रटना होता है, समझना नहीं होता है। अगला है लॉजिकल मेमोरी, यानी तथ्य आधारित चीज़ें। जो चीज़ हम तथ्य को समझकर तर्क के साथ याद करते हैं उसे लॉजिकल मेमोरी कहा जाता है। अगला है हैबिट मेमोरी, कोई भी काम हम लोग बार बार जब करते हैं तो वो हमारे आदत में आ जाती है, तो ज़रूरत पड़ने पर
ये तुरंत याद आ जाता है। जैसे डेली का काम जो होता है, किचन में कौन सा चीज़ कहाँ रखा है और क्या चीज़, कौन सी रेसिपी कैसे बनानी है, ये चीज़ हमारे आदत में आ जाता है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को डेली रिपीट करके करते रहते हैं। अगला है फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी की ट्रेनिंग हो चुकी है बिना गलती के सही करना। इसका फिजिकल यानी शारीरिक ट्रेनिंग से इसका अर्थ है बिना देखे कंप्यूटर के कीबोर्ड पर सही की दबाना। अब आता है याद करने के तरीके। यादों को याद करने के तरीके कौन कौन से हैं? तो पूर्ण विधि, एक बार में पूरे पाठ को शुरू से अंत तक पढ़ना, फिर स्मरण कर लेना। अगला है खंड विधि, यानी पाठ, एक लेसन को या एक पैराग्राफ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके याद करना। ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है और इसका एक डीमेरिट्स यानी इसका एक दोष है कि पूर्व में पढ़ा हुआ भूल जाता है व्यक्ति। अगला है मिश्रित विधि, मिक्स्ड मेथड है। इसमें पहले क्या करता है विद्यार्थी, चैप्टर को पूरा पढ़ता है, फिर उसको खंडों में बांट कर याद करता है। पहले तो पूरा चैप्टर पढ़ लेता है, फिर उसे टुकड़े टुकड़े में बांट कर याद करने की कोशिश करता है। फिर शुरू से फिर तीसरे स्टेप में करता है, शुरू से एंड तक पाठ को दोबारा से पढ़ता है। अगला है प्रोग्रेसिव मेथड। इसमें पहला खंड याद कर लेता है बालक, फिर दूसरा खंड याद करता है, फिर तीसरे स्टेप में पहले खंड को रिवाइज करता है, फिर दूसरे लेसन पर बढ़ता है। अगला है एक्टिव मेथड, यानी स्वर विधि, उच्चारण विधि। स्वर विधि या उच्चारण विधि, इसमें बच्चा बोल करके ऊंचे स्वर में पढ़ता है और उच्चारण विधि से पढ़ता है। उच्चारण में इससे सुधार आता है। ये प्रायः छोटे बच्चों के लिए उपयोग में लाया जाता है इस स्मृति विधि का। अगला है छठवां पैसिव मेथड, यानी मन में याद करना, जो हम लोग करते हैं मन में पढ़ना। ये एक्टिव मेथड छोटे बच्चों के लिए है। फिर आता है रोट मेथड, यानी बिना सोचे समझे चीज़ों को बस रट लेना, वो थोड़े समय के बाद भूल भी जाता है। फिर आता है एसोसिएशन विथ आइडिया, किसी भी चीज़ को अपने कल्पना से रिलेट करके या किसी आइडिया से रिलेट करके, मतलब कि हम लोग एक चेन की तरह कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका अगला वाला जो पार्ट पढ़ रहे हैं पिछले वाले पार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक चेन बनता जाता है पढ़ाई सीखने का, याद करने का। तो इसको एसोसिएट विथ आइडिया बोला जाता है, यानी साहचर्य विधि। अगला है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग क्या होता है? फॉरगेटिंग स्मृति का उल्टा यानी पर्यायवाची होता है विस्मरण, यानी स्मृति मीन्स होता है याद करना और फॉरगेटिंग होता है विस्मरण, याद की हुई चीज़ों को भूल जाना। जब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को अचेतन मन से चेतन मन में लाने में असफल हो जाते हैं तो उसे ही फॉरगेटिंग कहते हैं। इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो फॉरगेटिंग के? तो पहला होता है नेचर ऑफ कंटेंट, किसी बोरिंग चीज़ को पढ़ना या यूजलेस चीज़, या वो अत्यधिक कठिन है फिर भी भूल जाते हैं हम लोग। फिर आता है विषय वस्तु की सीमा, कोई चीज़ एक बार हम लोग पढ़ लिए उसको अगर दोबारा नहीं पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं तो वो भूल जाता है। अगला है दोषपूर्ण विधि, व्यवहारिक मतलब जो जिस मेथड का यूज़ करके बच्चे को पढ़ाया जा रहा है या तो वो व्यवहारिक नहीं है या तो उसके रुचि के अकॉर्डिंग नहीं है, तब भी भूल जाएगा बच्चा। फिर आता है रुचि और ध्यान, बच्चा यदि उसका इंटरेस्ट नहीं होगा उस टॉपिक में या पढ़ाई के वक्त क्लास की अपेक्षा अदर जगह ध्यान है, तब भी बच्चा भूल जाएगा। समय अंतराल करके और रिकॉल के बीच का अंतराल ज़्यादा हो तो भूल जाता है। यदि बच्चा आज एक टॉपिक पढ़ता है, मान लीजिए आज बच्चा प्रोटीन के बारे में पढ़ा और अगले 2-3 दिन या एक हफ्ते मान लीजिए वो रिवाइज नहीं करता प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन के प्रकार क्या हैं, प्रोटीन की विशेषता क्या है, प्रोटीन के और भी कार्य क्या हैं, तो इस चीज़ का अगर रिवीजन नहीं करता है तो वो एक हफ्ते बाद प्रोटीन के बारे में कोई भी जानकारी पूछने पर बता नहीं पाएगा, तो भूल जाता है। लेक ऑफ रिवीजन, बार बार वही चीज़ आ रहा है, अभ्यास की कमी हो जाता है जब तभी
भूलने लगता है चीज़ें। फिर आता है एज और इंटेलिजेंट। एज और इंटेलिजेंट भी प्रभावित होता है विस्मरण से। यदि हमारा एज अधिक है या इंटेलिजेंस की कमी है, तब भी बच्चा पढ़ा हुआ चीज़ लंबे समय तक याद नहीं रख सकता है। फिर आता है इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस का तात्पर्य है कि यदि हम क्लास में पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक और हमारा वहाँ पे ये है कि हम पुरानी चीज़ों को लेकर के कि पीछे हमारे साथ क्या हुआ, पिछला रिजल्ट मेरा ख़राब हो गया, मैं इसमें फेल हो गई या मेरा कम नंबर आया, मैं उसको ये नहीं कर पाई, पिछले इमोशंस के साथ वो बच्चा डिस्टर्ब रहता है, तो प्रेजेंट में जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है उसमें उसका फोकस नहीं रह पाता है। अगला है मानसिक रोग। यदि बच्चे को कोई भी मानसिक रोग है तो उसको चीज़ें लंबे समय याद ही नहीं रहती, विस्मरण की अवस्था में वो रहता है। या ये भी हो सकता है कि वो टॉक्सिक चीज़ें जैसे शराब, तंबाकू का उपयोग करता है, तब भी विस्मरण की स्थिति देखने को मिलती है। आज का टॉपिक था, एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा है। स्मृति और विस्मृति के बारे में, स्मृति की परिभाषा, स्मृति के तत्व कौन कौन से हैं, अंग कौन कौन से हैं, अवस्थाएं, स्मृति के प्रकार, याद करने के तरीके और फॉरगेटिंग। आज का इतना ही टॉपिक था। ये कंप्लीट टॉपिक है मेमोरी और फॉरगेटिंग का। आप लोगों को इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ऐसे और वीडियो के लिए। थैंक यू।